यह कहानी मेरे अपने जीवन की सच्चाई है। शायद जो कोई माने या ना माने, लेकिन जो कुछ मैंने देखा और जिया वही मैं आज आपसे साझा कर रहा हूँ। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सफ़र है गरीबी, संघर्ष, उम्मीद और सच्चे प्यार का। सुनने के बाद शायद आपके दिल में भी इंसानियत और भरोसे की एक नई रोशनी जल उठे। गाँव में मैं हर दिन दिहाड़ी पर काम करता था, कभी ईंट भट्टों पर, कभी किसी खेत में मजदूरी। मेहनत तो बहुत करता था, लेकिन जितना कमाता था उतना रोज़ रोज़ के खर्च में निकल जाता। बचत नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। यही सोचकर मैंने गांव छोड़कर शहर जाने का फैसला किया। शहर पहुंचा तो कई जगह काम ढूंढने पर कहीं नौकरी ना मिली। धीरे धीरे मेरी हालत बिगड़ती गई। जब जेब के सारे पैसे खत्म हो गए, खाने को कुछ ना बता, सोने की जगह भी नहीं थी, मजबूर होकर मैं एक बड़े बंगले के बाहर रातें बिताने लगा। एक दिन उस बंगले की मालकिन ने मुझे देखा। उनकी आंखों में दया और ममता थी। उन्होंने मुझे अपने घर बुला लिया, रहने के लिए जगह दी और मेरे लिए काम भी ढूंढा। वो अकेली रहती थी और उनका स्वभाव बहुत दयालु किस्म का था कि धीरे धीरे मैं उनके बहुत करीब आ गया। मुझे उनकी मुस्कान, उनका बोलने का अंदाज और उनका अपनापन बहुत अच्छा लगने लगा। समय बीतता गया, मैंने मेहनत करके अपना छोटा सा बिजनेस शुरू किया और धीरे धीरे एक बड़ा होटल भी खोल लिया। लेकिन मैंने उन्हें यह सब नहीं बताया, क्योंकि उनकी नज़रों में मैं अब भी वही सीधा साधा संघर्ष करता हुआ लड़का था। एक शाम मैं हॉल में बैठा था, तभी वह नहाकर बाहर आई। अपने गीले बाल कंधों पर बिखरे थे और चेहरे पर मुस्कान थी। उस पल वह इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मैं अपनी नज़रें उनसे हटा ही नहीं पाया। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने भी मेरी ओर देखकर हल्की सी मुस्कान दी। उस मुस्कान में ऐसा अपनापन था कि हमारे बीच की सारी दूरियां जैसे मिट ही गई हों। दोनों एक दूसरे की ओर करीब आ गए, लेकिन मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि इसके बाद मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। मेरे पिताजी एक किसान थे। हर साल खेती में उन्हें नुकसान ही झेलना पड़ता था। बारिश का कोई भरोसा नहीं था, कभी सूखा पड़ता तो कभी ज़्यादा पानी से पूरी फसल बर्बाद हो जाती। यह सब देखकर मुझे बहुत दुख होता, पर मैं कुछ कर भी नहीं पाता। एक दिन मैंने माँ से कहा कि माँ, मुझे खेती से प्यार है, लेकिन मुझे इसमें कोई गारंटी नहीं है। मैं शहर जाकर कुछ काम करना चाहता हूँ। माँ बोली, बेटा, हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि तुम शहर जाकर कोई कारोबार कर सको। वहाँ जाकर तुम करोगे क्या? मैंने उन्हें समझाया कि माँ, आप चिंता मत करो, मैं नौकरी कर लूँगा, जो भी काम मिलेगा करूँगा, बस किसी तरह घर की हालत सुधारनी है। उसके बाद मैंने गाँव छोड़ दिया और शहर आ गया। यहाँ मैंने काम ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कहीं नौकरी ना मिली। गांव से लाए थोड़े बहुत पैसे जल्दी ख़त्म हो गए। कुछ दिन तो मैं सस्ते लॉन्ज में ठहरा, पर जब जेब पूरी खाली हो गई तो मजबूरन सड़क पर सोना पड़ा। शहर के बीचों बीच एक पुल के पास एक बड़ा सा बंगला था। वहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती थी। मैं हर रात उसके कोने में जाकर सो जाता। सुबह उठकर फिर काम की तलाश में निकल पड़ता, लेकिन काम मिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। धीरे धीरे हालात इतने ख़राब हो गए कि खाने तक के लाले पड़ गए। एक शाम में थका रहा उस बंगले के पास बैठा था। सिरहाने बैग रखा था और ऊपर एक पुरानी चादर ओढ़ रखी थी। तभी मुझे किसी की आवाज़ सुनाई दी। कौन है वहाँ? मैं डर के उठ बैठा। सामने से एक औरत आती दिखी। वो मेरे पास आकर रुकी और बोली, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? मैं घबरा कर बोला, मैडम माफ़ कीजिए, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, और अपना सामान समेटने लगा। लेकिन उन्होंने रोकते हुए कहा, पहले बताइए आप कौन हैं, आपका नाम क्या है? मैंने धीरे से कहा, मेरा नाम आरव है, मैं पास के गाँव से काम की तलाश में शहर आया हूँ। 2 महीने हो गए हैं पर नौकरी नहीं मिली। पैसे भी ख़त्म हो गए, इसलिए मजबूरी में यहाँ गार्डन के कोने में रातें काट रहा हूँ। मैडम, मैं चोर नहीं हूँ। यह कहकर मैंने अपने हाथ जोड़ लिए। उन्होंने गहरी नज़रों से मेरे बैग देखी, जिसमें कुछ कपड़े और छोटा मोटा सामान था। फिर मुस्कुरा कर बोली, ठीक है, डरो मत, तुम्हें कुछ चाहिए? मैंने सिर झुका लिया, नहीं मैडम, बस अगर आपको आपत्ति ना हो तो मैं रात को यहीं सो जाऊं? वो बोली, हाँ, यहाँ रह सकते हो, और चली गई। दूसरे दिन भी काम नहीं मिला। शाम को जब मैं फिर लौटा तो बहुत भूख लगी थी, लेकिन जेब खाली थी। तभी वही औरत फिर आई। उनकी शालीनता और खूबसूरती से साफ लग रहा था कि वह इस घर की मालकिन है। उन्होंने पूछा, आज काम मिला? मैंने निराश होकर कहा, नहीं मैडम। वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए काम का इंतज़ाम करवाने की कोशिश करूँगी। लेकिन बताओ, तुमने खाना खाया? मैं चुप रहा। उन्होंने मेरी चुप्पी से सब समझ लिया। बोली, रुको, मैं खाना लाती हूँ। फिर अचानक रुक कर मुस्कुराई। अच्छा छोड़ो, मेरे साथ ही चलो। मैंने झिझकते हुए कहा, मैडम आप क्यों परेशान हो रही हैं? वो हल्के से हंसी। और इसमें कैसी परेशानी? उनकी जिद के आगे मैं चुपचाप उनके पीछे चल पड़ा। घर के अंदर कदम रखते ही मैं हैरान रह गया। इतना बड़ा और खूबसूरत घर मैंने पहली बार देखा था। चारों ओर सजावट, शानदार फर्नीचर और उजाला ही उजाला। सच कहूँ तो मुझे लगा जैसे मैं किसी और ही दुनिया में आ गया हूँ। वह मेरे लिए पानी और फिर ढेर सारा खाना लेकर आई। मैंने कई दिनों बाद पेट भर के खाया। मेरा धन्यवाद कहते
पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि अब तुम्हें यहाँ बाहर कोने में सोने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें एक कमरा देती हूँ। मैं थोड़ा झिझका के साथ उनके पीछे गया। उन्होंने दरवाज़ा खोला और बोली, अब तुम यहाँ आराम से रह सकते हो। इतना कहकर वह चली गई। उस शानदार बिस्तर पर लेटते ही मुझे गहरी नींद आ गई, लेकिन सुबह जब आँख खुली तो दरवाज़ा धीरे से खुला और वही औरत अंदर आई और कहने लगी, चलो जल्दी उठो, फ्रेश हो जाओ। उस पल में से मेरी ज़िंदगी की असली कहानी शुरू हुई, जो मुझे हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। मैं जल्दी से तैयार होकर बाहर आया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम फ्रेश होकर आओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ बनवाती हूँ। मैं सिर हिलाकर मान गया और थोड़ी देर बाद जब हॉल में पहुँचा तो वहाँ एक और औरत दिखी। शायद वह घर में मेन काम करने वाली थी। उसके हाथ में ट्रे थी जिसमें चाय और नाश्ता रखा था। कई दिनों बाद गर्मा गर्म नाश्ता देखकर मन को सुकून मिला। मैं जल्दी जल्दी खाने लगा और सच कहूँ तो इतने दिनों बाद पहली बार पेट भर के चैन महसूस हुआ। कुछ देर बाद वह रिया मैडम मेरे पास आकर बैठी और मुझे धीरे से पूछने लगी, तुम्हारी पढ़ाई कितनी है? मैंने संकोच के साथ जवाब दिया, मैडम बस 10वीं तक पढ़ पाया हूँ। उन्होंने मेरी ओर देखा और बोली, कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ एक जगह काम मिल सकता है, वहाँ तुम्हें भेज दूंगी। उनकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर उम्मीद की किरण जाग गई। मैंने उभार से देखा, मैडम आप बहुत मदद कर रही हैं, दिल से शुक्रिया। शायद वह कहीं बाहर निकलने वाली थी। उन्होंने हल्के रंग की पारदर्शी साड़ी पहन रखी थी। उनकी उम्र 30 के आसपास होगी, लेकिन उनकी बातों में इतनी मिठास थी जैसे कोई कोयल बोल रही हो। उनकी उस सादगी में एक नई अजीब सा आकर्षण था। मैं अपनी नज़रें झुकाकर बोला, मैडम मुझे बताइए काम के लिए कहाँ जाना है? उन्होंने मुस्कुराते हुए मेज पर रखी डायरी में से एक पन्ना फाड़ा और उसमें लिखा हुआ पता मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोली, यहाँ चले जाना, मेरा नाम बता देना। अगर वहाँ रहने का इंतज़ाम ना हो पाए तो तुम कुछ दिनों के लिए मेरे पास रह सकते हो, जब तक कि तुम्हें अच्छा काम और रहने की जगह ना मिल पाए। मैंने कागज़ हाथ में लिया और पूछा, मैडम आपका नाम? उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, रिया। मेरा नाम रिया है। मैंने आदर से कहा कि धन्यवाद रिया मैडम। मैं उसी पते पर पहुंचा। यह एक बहुत बड़ा और शानदार होटल था। मैनेजर ने मुझसे थोड़ी बातें की और फिर तुरंत काम पर रख लिया। उस दिन मैंने जी जान से मेहनत की। शाम होते होते मैं थक चुका था, लेकिन मन में सुकून था कि अब मुझे काम मिल गया है। हाँ, परेशानी सिर्फ इतनी थी कि रहने की जगह नहीं मिली। मैंने मैनेजर से कहा तो उन्होंने अफसोस जताया, अब भी होटल में कोई खाली कमरा नहीं है, वरना तुम्हें दे देता। मेरे मन में तुरंत रिया मैडम की कही बात गूंज उठी, अगर रहने का इंतजाम ना हो तो मेरे पास आ जाना। रात गहरी हो चुकी थी, घड़ी में 10 बज रहे थे। दिल में थोड़ा डर था कि इतनी रात गए जाना ठीक न होगा या नहीं, लेकिन उनकी कही बात पर भरोसा करने में धीरे धीरे उनके घर की ओर चल पड़ा। मैंने हिम्मत जुटाकर दरवाजे की घंटी बजाई। कुछ ही पलों में दरवाज़ा खुला और सामने रिया मैडम खड़ी थी। मुझे देखकर वह मुस्कुराई और बोली, अरे आ गए क्या? वहाँ ठहरने का इंतज़ाम नहीं हुआ? मैंने झिझकते हुए कहा, जी वहाँ जगह नहीं थी, इसलिए सोचा आपके पास आ जाऊँ। वह हंस दी और बोली, मैंने कहा था ना, जब तक सब नहीं सही न हो जाए तुम यहाँ रह सकते हो, चलो अंदर आ जाओ। मैं अंदर आ गया तो वह सोफे पर बैठकर अपने लैपटॉप पर काम करने लगी। मैंने धीरे से कहा, मैडम अब से मैं अपने कमरे पर जाकर आराम कर लूँ। उन्होंने सिर उठाकर देखा और मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, गुड नाइट। मैंने भी उन्हें गुड नाइट कहा और अपने कमरे में चला गया। उस रात नींद आने से पहले दिमाग में बार बार यही सवाल घूम रहा था कि आखिर रिया मैडम मेरी इतनी मदद क्यों कर रही हैं? आजकल की दुनिया में कोई बिना स्वार्थ के इतना क्यों करता है? लेकिन जवाब खोजते खोजते मैं सो गया। अगली सुबह मैं तैयार होकर बाहर निकला ही था कि उनकी आवाज़ कानों में पड़ी। अरे रुको, नाश्ता किए बिना कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा झेपते हुए कहा कि मैडम रोज़ आपके घर पर नाश्ता करना मुझे ठीक नहीं लगता। आपने पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ किया है। वह हंसकर बोली, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, आज तो काम वाली भी नहीं आई, इसलिए नाश्ता मैंने खुद बनाया है। तुम बस बताना है कि मेरे हाथ में स्वाद कैसे लगा। इतना कहकर वह रसोई की ओर बढ़ी। मैं सोफे पर बैठा था, लेकिन नज़र अनजाने में उनकी तरफ चली गई। उन्होंने साधारण सा गाउन पहन रखा था, पर उनके गोरे रंग और आत्मविश्वास भरे अंदाज से उन्होंने किसी फिल्म हीरोइन से कम नहीं दिखाया। शायद उन्हें भी एहसास हुआ कि मेरी निगाहें उनकी ओर हैं। उन्होंने पलट कर शरारत भरी मुस्कान दी और बोली कि क्या हुआ, कुछ देख रहे हो क्या? मैं सकपका रह गया और बोला, ना नहीं मैडम। वह हल्के से हंस दी और किचन में चली गई। कुछ देर बाद वह गर्मा गर्म नाश्ता और चाय लेकर आई और मेज पर रखते हुए बोली, लो आराम से खाओ, कोई जल्दी नहीं है। मैं होश में आया, कप उठाकर चाय की चस्की ली और उनकी ओर देखा। वह भी मेरे सामने बैठी चाय पी रही थी। उस पल मुझे महसूस हुआ कि मेरी ज़िंदगी अब एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली है, पर आगे क्या होने वाला है यह मैं खुद भी नहीं जानता था। उनके हाथ के बने नाश्ते का स्वाद लाजवाब था। मैंने धीरे से कहा कि रिया मैडम, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपसे एक सवाल पूछूं? वो मुस्कुरा कर बोली, अरे इसमें बुरा मानने जैसी क्या बात है, पूछो ना।
मैं हिचकिचाते हुए बोला, आप मेरे जैसे अनजान और गरीब लड़के की इतनी मदद क्यों कर रही हैं? आजकल तो लोग बिना मतलब पानी तक नहीं पूछते और आपने तो मुझे रहने तक की भी जगह भी दे दी। कुछ पल के लिए रिया मैडम चुप रही, फिर हल्की सांस लेकर बोली, तुम्हारा सवाल बिल्कुल सही आ रहा हो, लेकिन शायद अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें अपने अतीत की एक सच्चाई बताऊं। उन्होंने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। बचपन की वह दहला देने वाली यादें, जब दंगों की आग में उनका घर जल गया, माँ बाप बिछड़ गए और अब वह अकेली रह गई, सड़क पर भटकते हुए, भूख और डर के भरे दिन, और फिर किसी अनजान दंपत्ति का सहारा जिन्होंने उन्हें बेटी की तरह पाला, पढ़ाई लिखाई करवाई। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। वह भी एक दिन उन्हें छोड़कर चले गए और रिया फिर अकेली हो गई। उनकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। मैंने पहली बार उन्हें इतना भावुक देखा। उनके बीते हुए कल को सुनकर मेरे दिल में उनके लिए इज्जत और भी गहरी हो गई। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, क्या आरव, जब मैंने तुम्हें सड़क पर देखा तो मुझे अपना बचपन याद आ गया। शायद इसी वजह से मन ने कहा कि तुम्हारी मदद करनी चाहिए। उनकी बातें सुनकर मैं कुछ देर चुप रहा। उस खामोशी में भी एक अजीब सी नज़दीकी महसूस हो रही थी। दिन बीतने लगे। मैं होटल में मेहनत करता और रात को रिया मैडम के घर लौट आता। उनकी मौजूदगी धीरे धीरे मेरी आदत बन जा रही थी। एक सुबह मैं जल्दी उठ गया, नहा धोकर अखबार लेकर हॉल में बैठा था। तभी बाथरूम से पानी की आवाज़ आई। मैं पढ़ाई में डूबा हुआ था कि अचानक नज़र सामने पड़ी और मैं ठहर सा गया। रिया मैडम नहाकर बाहर आई थी। वो अचानक कमरे से बाहर आई और आरव झिझक गया। उनके भीगे बालों से टपकती बूंदें फर्श पर गिर रही थी। शायद उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि मैं वहाँ मौजूद हूँ। मुझे देखकर वो ठिठक गई और, अरे तुम यहाँ इतनी सुबह उठ गए? मैं सकपका कर बोला, जी मैं बस अखबार, और फिर तुरंत अपनी नज़रें झुका ली। वह एक पल में के लिए चौंकी, फिर हड़बड़ा कर वापस बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद साड़ी पहनकर बाहर आई। मैं अब भी सिर झुकाए बैठा था। वो पास आकर बोली, आरव, इसमें माफ़ी मांगने जैसी कोई बात नहीं है, गलती मेरी थी, ध्यान नहीं रहा कि तुम यहीं हो। उनकी सहजता ने मुझे हैरानी से के साथ साथ सुकून भी दिया। सच कहूँ तो मैं डर रहा था कि कहीं वह मुझे गलत ना समझे, लेकिन उनके उस मुस्कान के ने माहौल को हल्का कर दिया। फिर उन्होंने बात बदलते हुए कहा, अरे आज काम वाली नहीं आई तो नाश्ता मैं ही बना लूँगी। मैंने घड़ी की ओर देखा और कहा, मैडम मुझे देर हो रही है, अब निकालना चाहिए। वह हल्के हंसी के साथ बोली, ठीक है, पर शाम को लौटना ज़रूर। उस पल मुझे महसूस हुआ कि हमारी मुलाकातें अब सिर्फ इत्तेफाक का नहीं रह गई थी, यह शायद किसी नई शुरुआत की आहट थी। फिर मैं बाहर जाने के लिए निकल पड़ा। सुबह नाश्ता नहीं किया था, इसलिए पेट में हल्की भूख थी। चलते चलते मैं एक छोटे ठेले पर पहुंचा। वह ठेला बहुत साधारण था, लेकिन वह नाश्ते की तरह तरह की चीज़ें बना रही थी। मैंने पहली बार वहाँ नाश्ता किया। नाश्ता करते हुए मैंने ठेले वाले से पूछा, भैया आप यह ठेला कब से चला रहे हैं? वो मुस्कुराया, कई सालों से। मैंने देखा कि खाना ठीक ठाक था, लेकिन उसमें वह खास स्वाद नहीं था जो लोगों को बार बार खींच लाए। मुझे सलाह देना सही नहीं लगा, इसलिए नाश्ता करके मैं आगे बढ़ गया। वापस आते हुए मैं फिर उसी ठेले वाले के पास गया और बोला, भैया मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, अगर आपको पसंद आए तो मैं हाँ बोलेगा, नहीं तो मना कर सकते हैं। वो उत्सुक होकर बोला, बोलो ना, कोई क्या आइडिया है? मैंने कहा, मेरा नाम आरव है, मैं यहाँ एक होटल में काम करता हूँ, मुझे कुछ अच्छी रेसिपीज़ आती हैं। अगर आप मुझे अपने बिजनेस में शामिल कर लें तो हम मिलकर अच्छा काम कर सकते हैं। ठेले वाले की आंखों में चमक आ गई, लेकिन उसने समझाया, मैं यह ठेला कई सालों से चला रहा हूँ, अब इसे बेचकर शायद कुछ नया शुरू करना चाहूँ। अभी तक कोई ख़रीदार नहीं मिला। मैंने तुरंत कहा कि मैं इसे खरीदने के लिए तैयार हूँ। वो खुशी से हंस पड़ा। मैंने कहा, ठीक है भैया, मैं कल आऊँगा। अगले दिन मैंने 500 रुपये देकर वह पहुँचा। मैंने पैसे देकर मैंने ठेला खरीद लिया और उसमें कुछ बदलाव किए। बेचे हुए पैसे से सामान खरीदा और अपना छोटा सा नाश्ते का कारोबार शुरू कर दिया। अब मैं रोज़ उसी ठेले पर काम करता और धीरे धीरे मुनाफा भी बढ़ने लगा। लेकिन मैंने रिया मैडम को इसके बारे में कुछ नहीं बताया। एक दिन मैंने उनसे कहा कि मैडम, आप मुझे इतने महीनों से मुफ्त में रहने दे रही हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे किराया देना चाहिए। रिया मैडम हंसकर बोली, आरव चिंता मत करो, जब तुम अच्छे पैसे कमाने लगोगे तब बाद में मुझे दे देना, अभी तुम्हें फ्री में रहने दो। उसका यह सहज व्यवहार मुझे और प्रभावित कर रहा था। मुझे हर बात में उसकी दया, समझदारी और प्यार नजर आ रहा था। एक रविवार को मेरा ठेला बंद था, मैं हॉल में टीवी देख रहा था। तभी रिया मैडम मेरे पास आई। बोली, आरव मेरे कंधे में बहुत दर्द है, देखना ज़रा। मैं उनके पास गया। उन्होंने गुलाबी अनारकली सूट पहना था और दुपट्टा हल्का सा साइड में रखा था। मैंने धीरे से उनके कंधे को देखा और पूछा, मैडम थोड़ा दर्द कहाँ है? वो मुस्कुराई और बैठ गई। मैंने अपने हाथ
हाथों से उनके बालों को एक तरफ किया और धीरे धीरे उनके कंधों पर हाथ रखकर दबाने लगा। कुछ ही मिनटों में वह बोली, आरव तुम्हारे हाथों में तो जादू है, देखो थोड़ी देर में कितना अच्छा लग रहा है। मैं बस उन्हें देखता रहा। उनके लंबे बाल, गोरा रंग, भूरी आंखें और गुलाबी गाल, सब कुछ मेरे दिल को छू गया। मेरे मन में ख्याल आने लगे, क्या रिया मैडम को भी मुझसे कोई खास लगाव है? क्या मैं भी उन्हें पसंद करने लगा हूँ? लेकिन मैं जानता था कि यह सिर्फ ख्याल है और हमारी दुनिया में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। थोड़ी देर बाद उन्होंने मेरा चेहरा अपने चेहरे के करीब लाया और धीरे से मेरे गाल पर हाथ रखा। वह मुस्कुराई और फिर बोली, सॉरी आरव, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा जो मैंने किया। मैंने जवाब दिया, मैडम ऐसा नहीं है, बस हम दोनों में फ़र्क बहुत है। वह हंसकर बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम भले ही पैसों से अमीर नहीं हो, लेकिन तुम्हारा दिल साफ और सच्चा है। यही मुझे सबसे ज़्यादा भाया। तभी नौकरानी कमरे में आई और सीन वहीं विराम पर आ गया। अगले दिन कुछ दिन सामान्य रूप से बीते। एक दिन रिया मैडम से नौकरानी पूछने लगी, मैडम आज खाने में क्या बनाना है? इसी वजह से हमारी बातचीत वहीं रुक गई। रिया मैडम कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन नौकरानी के आने से उन्हें रोकना पड़ा और हम दोनों चुप हो गए। उस रात मैं बिल्कुल भी सो नहीं पाया। अगले दिन मैं अपने काम पर गया और अपनी गाड़ी पर पूरा ध्यान देकर काम करने लगा। नई नई रेसिपीज आजमाने लगा और अलग अलग पकवान बनाने का मेरा प्रयास लगातार जारी रहा। 2 ही महीनों में मुझ में आत्मविश्वास और अनुभव बढ़ने लगा और मुनाफा भी अच्छा खासा होने लगा। पैसों से मैंने वहीं पर एक छोटी सी दुकान खरीदी और अपना होटल शुरू किया। होटल धीरे धीरे बहुत अच्छा चलने लगा। मैंने कुछ भरोसेमंद लड़कों और अच्छे शेफ को काम पर रखा, जिससे बिजनेस और तेजी से बढ़ा। हर महीने अच्छे पैसे जमा होने लगे। 6 महीने के अंदर मैंने एक और बड़ा होटल किराए पर लिया और वहाँ भी बिजनेस शुरू किया। मेरे पकवानों की गुणवत्ता और स्वाद की वजह से लोग मेरे होटल में आने लगे। 1 साल के भीतर ही मैंने अपना खुद का बड़ा होटल बना लिया और उसे नाम दिया रिया 5 स्टार होटल। होटल इतनी तेज़ी से बढ़ा कि 6 महीनों में मैंने अपने अच्छी कमाई कर ली। कुछ पैसे मैंने अपने मम्मी पापा को भेजे, लेकिन खुद साधारण जीवन जी रहा था। रिया मैडम को मेरे बिजनेस के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उनके लिए मैं आज भी वही साधारण लड़का था। एक दिन दोपहर में मैं घर पर था। रिया मैडम ने पूछा, क्या हुआ, आज काम पर नहीं गए? मैंने कहा, नहीं, आज थोड़ी थकान महसूस हो रही है, इसलिए नहीं गया। वो मुस्कुराई और बोली, आज हम बाहर से बढ़िया खाना मंगवाते हैं। मैंने सुना है कि हमारे शहर में रिया 5 स्टार होटल के नाम से एक बड़ा होटल खुला है। वहाँ के पकवान बहुत स्वादिष्ट होते हैं। मैं उनकी उत्सुकता देखकर मुस्कुराया, लेकिन होटल के बारे में कुछ नहीं बताया। थोड़ी देर बाद उन्होंने ऑनलाइन पार्सल मंगवाया और हम दोनों ने मिलकर खूब मज़े से खाना खाया। लेकिन कुछ दिन बाद अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। उन्होंने अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। जब मुझे यह पता चला, मैं तुरंत हॉस्पिटल भागा। वहाँ पता चला कि रिया मैडम को खून की सख्त ज़रूरत है। डॉक्टरों ने बताया कि उनका ब्लड ग्रुप मिलना मुश्किल हो रहा है। मैंने हिम्मत जुटाई और कहा, सर मेरा ब्लड ग्रुप ले लीजिए, मैं डोनेट करने के लिए तैयार हूँ। डॉक्टरों ने कहा, पहले आपका ब्लड टेस्ट करेंगे, अगर सब सही रहा तभी डोनेट हो पाएगा। जांच के बाद पता चला कि मेरा ब्लड रिया मैडम के लिए बिल्कुल सही है। हालांकि डॉक्टर थोड़े से चिंतित थे कि शरीर इतना ब्लड सह पाएगा या नहीं। मैंने दृढ़ता से कहा कि सर बस इन्हें बचाइए, मैं सब सह लूँगा। डॉक्टरों ने मेरा ब्लड लिया और कुछ ही दिन में रिया मैडम स्वस्थ हो गई। उन्हें ठीक और हंसते हुए देखकर मेरे मन में अपार सुकून आया। एक शाम करीब 5 बजे मैं गैलरी में खड़ा मोबाइल में कुछ काम देख रहा था। तभी रिया मैडम मेरे पास आई और हल्के से मेरे कंधे पर हाथ रखा, हंसते हुए बोली, अरे क्या हुआ, मोबाइल में इतना क्या बिजी हो? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस टाइम पास कर रहा था। वो मुस्कुराई और बोली, आरव मैं तुम्हें बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं थोड़ा हैरान होकर बोला, किस लिए? वह बोली, उस दिन हॉस्पिटल में मुझे ब्लड की ज़रूरत थी, तुमने मेरी जान बचाई, तुम मेरे लिए भगवान जैसे हो। मैं अंदर से भावुक हो गया। उसकी बातें मेरे दिल धड़का रही थी। थोड़ी देर बाद रिया मैडम ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, आरव मुझे तुमसे कुछ पूछना है। मैंने कहा, हाँ पूछो। मुस्कुराई और बोली, पहले एक काम करो, मुझे मैडम कहना बंद करो। अब तुम सिर्फ मुझे रिया कह सकते हो। मैंने खुशी से कहा, ठीक है रिया, अब बताओ क्या पूछना है। वह थोड़ी शर्माते हुए मेरे करीब आई और बोली, आरव क्या तुम मेरे लाइफ पार्टनर बनोगे? क्या तुम मुझसे शादी करोगे? उस शब्द को सुनकर मैं सच में हैरान रह गया। यह सपना लग रहा था। मैंने खुद को चुटकी काट कर पक्का किया कि यह सच में हो रहा है। मैं घबराया और बोला, लेकिन रिया। वो टोकते हुए बोली, अरे कुछ मत बोलो, अमीर हो या गरीब इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे तुम्हारा दिल पसंद है। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। तुम मेरे लिए खास हो, तुम मेरे लिए ही लाइफ पार्टनर बनोगे। यह कहकर उसने मुझे गले लगा लिया। मैं भी भावुक होकर उसे गले लगा लिया। पहली बार हम दोनों अपने प्यार में पूरी तरह खो गए। मैंने धीरे से पूछा, रिया क्या सच में तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? वह हंसकर बोली, हाँ, तुम्हें मजाक लग रहा है क्या? उस पल मेरी दुनिया पूरी तरह बदल गई। हमारा प्यार अब न केवल इमोशनल बल्कि सच्चा और मजबूत था। हम कुछ ही दिनों में शादी करेंगे, तुम्हारे यहाँ है ना? रिया ने थोड़ा मुस्कुराहट और प्यार भरी आवाज़ में पूछा। मैंने एक्साइटमेंट होकर
कहा हाँ बिल्कुल। रिया ने फिर अपनी आंखों में चमक ली। कहा आज का दिन बहुत खास है, हम उस रिया 5 स्टार होटल में डिनर पर चलेंगे। चलोगे ना तुम्हें? मैंने सहज अंदाज में कहा हाँ बिल्कुल चलेंगे। सच कहूँ तो मैं इतने बड़े होटल का मालिक था, लेकिन मेरे पास अभी भी कार नहीं थी, सिर्फ एक बाइक थी। लेकिन उस दिन शाम को हम रिया की कार में बैठे और होटल के पास पहुंचे। कार से उतरते ही हम होटल के गेट की ओर गए। गेट पर पहुंचते ही वहां का वॉचमैन मुझे देखकर सम्मानपूर्वक सैल्यूट करने लगा। रिया थोड़ी हैरान होकर पूछी, अरे वह वॉचमैन तुम्हें सैल्यूट क्यों कर रहा है? मैंने हंसते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं रिया, चलो अंदर चलते हैं। होटल के अंदर जैसे ही हम पहुंचे, वहाँ के कुछ कर्मचारी और मैनेजर तुरंत मेरे पास आ गए। हंसते हुए बोले, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। रिया यह सब देखकर थोड़ी उलझन में रह गई। तभी श्रद्धा जी की होटल की मैनेजर थी, मेरे पास आई और पूछा, सर आपने तो आज छुट्टी ली थी ना, हमें लगा था कि आप नहीं आएंगे। मैंने हंसकर कहा, अरे श्रद्धा बस दिल किया तो आ गया। रिया ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, उन्होंने धीरे से मेरी ओर देखा और आंखों से पूछती रही, यह कौन है? मैंने बस आंखें झपका कर और सिर हिलाकर जवाब दिया, पता नहीं। होटल के मैनेजर और कर्मचारी देखते ही समझ गए कि मेरे साथ कोई खास मेहमान है। उन्होंने तुरंत हमारे लिए एक बढ़िया सा टेबल तैयार किया। हम वहां जाकर बैठे, लेकिन सारे मैनेजर बार बार हमारे पास आ रहे थे। रिया परेशान हो गई और मुझसे सॉफ्टली बोली, आरव सर सच बताओ क्या चक्कर है? यह सब लोग तुम्हें सर क्यों कर रहे हैं? मैं मुस्कुराया और बोला, रिया पहले तुम अपना खाना खाओ, फिर मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा। रिया ने खाना शुरू किया और मैंने भी उसके साथ बैठकर खाना खाया। बीच बीच में कर्मचारी हमारे पास आते रहे और बार बार पूछते रहे, सर कुछ चाहिए क्या? रिया यह सब देखकर चौंकती रही। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है। खाना खत्म होने पर उसने मैनेजर को बुलाया और कहा, सर बिल ला देंगे क्या प्लीज़? मैनेजर मेरी तरफ देखकर बोला, सर इन्हें बिल देना है क्या? रिया ने हैरानी से मेरी तरफ देखा। आरव ये तुमसे क्यों पूछ रहा है? मैं हंसते हुए बोला, अरे कुछ नहीं, तुम इस पर ध्यान मत दो, तुम्हें और कुछ चाहिए तो बताओ। मैंने मैनेजर को आदेश दिया और कुछ सीट मंगवाई। रिया ने स्वीट्स चखा और उसे बहुत पसंद आया। फिर रिया ने दूसरी बार मैनेजर को बुलाया और कहा, सर प्लीज़ बिल दीजिए, हमें निकलना है। मैनेजर मुस्कुराया और बोला, मैडम हम आपसे बिल नहीं ले सकते। रिया ने हैरानी से पूछा, क्यों, क्या आज होटल में कोई ऑफर है? मैनेजर ने कहा, मैडम जिनके साथ आप हैं वही इस होटल के मालिक हैं, हम उनसे बिल कैसे ले सकते हैं? रिया पूरी तरह चौंक गई। उसने मेरी तरफ देखा और पूछा, रहा यह मैनेजर क्या कह रहा है? मैंने धीरे धीरे हाथ पकड़ते हुए कहा, रिया यह सच है, यह 5 स्टार होटल मेरा ही है और अब से यह होटल तुम्हारा भी है। रिया बस चुप हो गई। उसने मुझे गले लगा लिया और मैं भी उसे अपने बाहों में भर लिया। उसकी आंखों में हैरानी, खुशी और थोड़ी इमोशनल साफ झलक रही थी। फिर मैंने उसे अपनी ज़िंदगी की कहानी बताई, कैसे मेहनत, संघर्ष और धैर्य से मैंने यह मुकाम हासिल किया। रिया हर बात ध्यान से सुन रही थी। इसके बाद मैंने सारे मैनेजर्स को, कर्मचारियों को बुलाया और कहा, यह रिया है, मेरी होने वाली पत्नी। सभी ने हमें खुशी खुशी बधाई दी। रिया की खुशी देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। उसे अभी भी यह सब सपने जैसा लग रहा था कि उसका प्रिय आरव इतना कामयाब और मजबूत बन चुका है। वह थोड़ी चौंक गई थी। उसकी आंखों में हैरानी और उत्सुकता साफ झलक रही थी। उसने धीरे धीरे मेरा हाथ पकड़ा और मुझे गैलरी की तरफ ले गई। गैलरी से बाहर देखते हुए उसने अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान रखते हुए कहा, कि आरव तुमने मुझे यह सब पहले क्यों नहीं बताया? मैंने शांति से उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया कि रिया, मेरी ख्वाहिश थी कि तुम मुझे एक आम और सरल लड़के के रूप में जानो। मैं चाहता था कि तुम मुझसे प्यार करो और मुझे स्वीकार करो, मेरे दिल की सच्चाई के लिए, ना कि मेरी संपत्ति या स्थिति के लिए। मुझे खुशी है कि तुमने मेरे बारे में यह सब जानने से पहले ही मुझे अपना बॉयफ्रेंड और भविष्य का पार्टनर स्वीकार कर लिया। यह सुनकर रिया की आंखों में भावनाओं के आंसू झलक आए। उसने मेरी ओर झुककर कहा, कि अरे पागल, तुम तो सच में पागल हो। तुम्हारे जैसा दिल और आत्मा वाला इंसान पाना सच में आसान नहीं है। तुम जैसे भी हो मुझे हमेशा पसंद थे, और अब यह देखकर कि तुमने यह सब कुछ छुपाकर मुझे अपने प्यार और सम्मान की अहमियत सिखाई है, मेरा तुम्हारे लिए प्यार और भी गहरा और सम्मान और भी बढ़ गया है। उसने मुझे कसकर गले लगा लिया और उस पल मुझे महसूस हुआ कि हमारा प्यार न केवल गहरा है बल्कि सच्चाई और विश्वास से परिपूर्ण है। हम दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए सच्ची भावनाएं झलक रही थी। उस शाम से हमारी ज़िंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ, एक ऐसा अध्याय जो प्यार, भरोसा, कामयाबी और खुशी से भरा हुआ था। अब हम दोनों एक दूसरे के साथ हर पल को जीने और खुशी को साझा करने के लिए तैयार थे। इस रोमांटिक और भावनात्मक कहानी का संदेश साफ है, सच्चा प्यार केवल बाहरी दिखावे या संपत्ति पर नहीं बल्कि दिल की सच्चाई और भरोसे पर आधारित होता है। सच्चा प्यार और भरोसा किसी भी चीज़ से बड़ा
होता है। बाहरी दिखावा या स्थिति से नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई और निष्ठा से रिश्ते मजबूत होते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ऐसे ही और रोमांटिक और दिल को छू लेने वाली किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल विशाल कहानियों को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं कल आपसे एक और नई कहानी के साथ।